नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, विशालकाय वृक्षों को बौना रूप देकर गमले या प्यालियों में प्राकृतिक रूप से उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए इस रिपोर्ट में। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे। सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई।
बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंद नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियाँ स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई औषधीय फसलों के अंतर्गत मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप मेंथा की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CS पांडे। आज हम आपसे मिंट की सफल खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में पूरी फसल होगी आपकी। जो 2-3 चीज़ें इसमें करने लायक हैं वो ये हैं कि पहले तो ये इसकी फसल की निराई गुड़ाई कर दीजिए। बीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तुरंत तो खरपतवार आ जाता है, तो शुरू के करीब 20 से 25 दिन 1 महीना आपको खेत को खरपतवारों से बीड़ फ्री रखना है। और इसके लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे और हो चला सकते हैं। उसके बाद भी यदि कंप्लीट रूप से बीड़ नहीं जाता है तो आप इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप हो या मैनुअल बीडिंग से आप जो है खेत की निराई गुड़ाई कर लें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। यहाँ एक चीज़ का जिक्र हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मिंट है ये बहुत संवेदनशील फसल है। तो इसमें अगर पानी वाटर लॉगिंग हो गया तो भी फसल नष्ट हो जाती है और पानी ना मिला तो भी दिक्कत है। तो आप इसमें पानी देते समय ये ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा इंटरवल पानी का ना हो। और जो पानी की गुणवत्ता है, पानी देने की मात्रा, खेत में आपको ये अश्योर करना है कि हर पौधे को थोड़ा जो है अपना समुचित मात्रा में पानी मिल जाए और जल भराव की स्थिति ना होने पाए। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपकी जो हर्बल यील्ड है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सिंचाई करने के साथ साथ जैसे थोड़ी सी नमी बनी रहे उसमें आप 19-19-19 चूँकि ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है तो आप घोल बना के पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा आप जो है खेत में डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मेंथा की फसल में कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो इस समय खेत में प्राय देखा जा रहा है कि पत्तियां, चूँकि गर्मी का महीना है और फसलें सब सूख चुकी हैं, तो ये इसमें एरोमेटिक है, एरोमा भी है, तो काफ़ी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो रोग और कीट 2 मिंट की खेती की सबसे बड़ी समस्या है। तो इंसेक्ट में जो प्राय देखा जा रहा है उसमें सकिंग टाइप के इंसेक्ट जैसे जैसिड्स हैं, ये सब वो आपके खेत में लग रहे हैं। फ्लाई भी इसमें देखी गई है जो कि डैमेज कर रही है, वाइट फ्लाई जो कि डैमेज कर रही है। इसके लिए सुझाव ये है कि कोई सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, कोई नाल्फास है, फास्फेमिडान है, ये सब 0.03% के दर से इनका आप फसल पे छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है
कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। जहाँ तक रोग की बात है, रोग में एक अभी शुरुआती अवस्था में इस समय ब्लाइट इसको अर्ली ब्लाइट आप कह सकते हैं, अर्ली ब्लाइट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। इसमें आप जो है डाइथेन M45.3% का छिड़काव करके फसल को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ तक बात उत्पादन की है, आपका ये जो हर्बल यील्ड है ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल पार्ट है, इसको आप बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि आपका ये सीधे मार्केट में जा रहा है तो क्वालिटी इसकी आपको अश्योर करना है कि जो हमारी हार्वेस्ट यील्ड है इसकी क्वालिटी बनी रहे। तो आशा है कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मिंट के प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी आप आमदनी भी कमाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धार जिला उदयपुर के किसान संतोष कुमार ने। आप समन्वित खेती पर जानकारी चाहते हैं तो संतोष जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। समेकित कृषि आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमारे जो ज़मीन उपलब्ध है किसानों के लिए वह बहुत कम होती चली जा रही है। जहाँ तक समेकित कृषि की बात है, यह एक मिश्रित खेती है जिसमें हम सभी जानते हैं कि किसी एक ही उपादान को लेकर के हम अधिक से अधिक अन्न उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कि हमको इसमें मिश्रण नहीं करना पड़ेगा। समेकित कृषि में इसी बात का ध्यान रखा जाता है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। यदि हम कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उस फसल का जो हमारा बाई प्रोडक्ट आ रहा है या जो उसका अवशेष आ रहा है उसका किस तरह से हम उपयोग दूसरे उपादान में कर सकें। जैसे कि हम धान उगाते हैं, धान उगाने से हमारा पुआल होता है, तो पुआल का उपयोग हम चारा के रूप में हम मवेशियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मवेशियों से जो गोबर आता है उसको हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये एक चक्र रूप में हुआ। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का हमारा वेस्ट नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। तो ये हमारा कृषि समेकित कृषि कहलाता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र के बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर समेकित कृषि के बहुत प्रचुर संभावना है। हम विविध तरह के उपादानों का हम सम्मिश्रण करके हम अधिक से अधिक आय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अपलैंड यानी ऊपर वाली भूमि है, मध्यम भूमि है, लोअर भूमि है, निचली भूमि है। तो इससे हम अलग अलग व्यवसाय की बात सोच सकते हैं। जैसे ऊपर वाली भूमि है तो वहाँ पर हम मधुमक्खी पालन, कुछ फल के बागान या सब्जी की पोषण वाटिका हम बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन का भी कर सकते हैं, मशरूम का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये मध्यम भूमि है, मध्यम भूमि में हम जो अधिक जल का थोड़ा सा उपलब्धता होती है तो वहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, धान और इस तरह की फसलें ले सकते हैं। लेकिन और निचले चले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो पानी हमारे क्षेत्र में होता है उसको इकट्ठा करके उसको तालाब बना सकते हैं और उसको अन्य फसल को हम उसको सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उस तालाब में हम मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कई विविध तरह के हम व्यवसायों को अपने एक ही क्षेत्र में ले रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है।
और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अभी किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि किस तरह से हमारी समेकित कृषि हमारे बदलते हुए वातावरण या जलवायु को किस तरह से उसका फायदा ले सकते हैं। अब किसान भाई यदि समेकित कृषि करते तो कुछ उपाय वो अपने, जैसे कि पोषण वाटिका में अगर सब्जी की बात करते हैं, लतर वाली जैसे सेम है, चाहे लौकी है या हमारी कुकुरबिट प्रजाति की नेनुआ, झिंगी, करेला इत्यादि को भी अगर वो लगाते तो इसका उनको लाभ अवश्य मिलता। तो मैं हमेशा कहूँगा कि किसान भाई दोनों परिस्थितियों में एक प्लानिंग करें। यदि हमारा नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, नॉर्मल वर्षा हो रही है, तो उसमें हमको क्या करना है, और यदि हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस कंटिजेंट प्लान में हमको क्या करना है, क्योंकि एक बुद्धिमान किसान जो है वह कभी भी मौसम की मार से हार नहीं खाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।